हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश के लिए। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको न्यू मॉडल पेपर्स इंग्लिश का बताने वाला हूं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा 2023 की एग्ज़ाम के लिए। ऑल यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश का न्यू मॉडल पेपर। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे न्यू मॉडल पेपर। ये जो आपका न्यू मॉडल पेपर होता है 2023 का ये बनाया हुआ पेपर है मित्रों। हर क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 होता है। 75 अंक के आपके प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने हैं। इसके आंसर आपको देने होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 15 वर्ड्स में लिखने होते हैं, यानी 50 वर्ड्स में इसको लिखा जाना चाहिए, जो कि आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ए में आप देखेंगे, व्हाट इज़ फ्री ट्रांसलेशन, यानी फ्री ट्रांसलेशन क्या है। इस फ्री ट्रांसलेशन के विषय में आपको बताना है मित्रों। तो फ्री ट्रांसलेशन क्या हो, तो देखेंगे मित्रों, इसको फ्री ट्रांसलेशन को हम कहते हैं, जो फ्री ट्रांसलेशन होता है इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र ट्रांसलेशन। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। तो फ्री ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट इन सच ए वे एज इट रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है आपकी, जो वर्ण होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसी के रूप में हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और फ्री ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, ये क्रिएटिव ट्रांसलेशन के रूप में भी जाना जाता है। एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन, इसको नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन के रूप में भी जानते हैं मित्रों। तो इस तरह से व्हाट इज़ फ्री ट्रांसलेशन को हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन बी आपका जो है, व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन की बात आएगी तो लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक ट्रांसलेशन। शाब्दिक अनुवाद को क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है मित्रों। तो लिटरल ट्रांसलेशन इज द रेंडरिंग ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द लैंग्वेज टू अनदर वन वर्ड एट ए टाइम विदाउट कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज होल, यानी कि टेक्स्ट के मीनिंग को बिना हम समझे हुए, टेक्स्ट की मीनिंग को बिना समझे हुए, पूरी तरह से जाने हुए जो है, कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट को समझे हुए बिना ही हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर कर देते हैं। व्हाट इज़ द लिटरल, तो यहाँ पर लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक रूप से, यानी शाब्दिक रूप से जो ट्रांसलेशन किया जाए, जिसमें टेक्स्ट का बहुत ही ज़्यादा जो जिसमें वर्ड्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको विशेष रूप से हम अलग तरीके से नहीं कर पाते हैं। और ये भी जानते चले मित्रों कि ये जो ट्रांसलेशन होता है, ये टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ लीगल पॉइंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल टेक्स्ट के रूप में इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपको समझना है। इसके पश्चात जो है क्वेश्चन सी में देखेंगे, व्हाट आर दी फीचर ऑफ मोबाइल ट्रांसलेशन, यानी मोबाइल ट्रांसलेशन के फीचर के विषय में आपको बताना है कि, तो देखेंगे यहाँ पर मित्रों कि जो है, जो फीचर है, जो विशेषता है, वो मोबाइल ट्रांसलेशन का आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन सी जो आपका है, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मोबाइल ट्रांसलेशन। मोबाइल ट्रांसलेशन की जो विशेषता है उसको आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई जाती हैं मोबाइल ट्रांसलेशन में। व्हेन इट कम्स टू मोबाइल ट्रांसलेशन, द यूजर इज़ प्रोवाइडेड विथ न्यूमरियस मेथड टू इनपुट टेक्स्ट। तो सबसे पहले जो है टेक्स्ट को हम इनपुट करते हैं, कहाँ पे, मोबाइल पे उसको इनपुट कर देते हैं, उसको जो है फीड कर देते हैं मित्रों। जैसे कि उदाहरण के लिए, यूजर कैन इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम ए कीबोर्ड और यूज वॉइस एज द इनपुट। चाहे वो अपनी वॉइस को इनपुट में करे, चाहे वो जो है टेक्स्ट को इनपुट में करता है, वो उसको पहले मोबाइल में इनपुट करेगा। उसके पश्चात नो मैटर हाउ यू प्रोवाइड द इनपुट यू विल बी एबल टू एंड विद द ट्रांसलेटेड कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि इसमें हम लास्ट में जो है ट्रांसलेट के कंटेंट को प्राप्त करते हैं और उसको आगे ट्रांसलेट कर देते हैं मित्रों। इस तरह से ये आपका सी का क्वेश्चंस के आंसर होंगे। इसके पश्चात जो है डी जो आपका है ऑप्शन,
हु इज़ द आथर ऑफ द नॉवेल पिंजर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें आप देखेंगे कि पिंजर जो नॉवेल, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अमृता प्रीतम जी ने इसको लिखा है। अमृता प्रीतम का लिखा हुआ ये पिंजर नॉवेल है, उपन्यास है। तो ये हमको बताना है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर ई में पूछा जा रहा है, हाउ डज अमूल्या डाई, यानी अमूल्या की मृत्यु किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, ये हमें बताना है मित्रों। तो अमूल्या की डेथ के बारे विषय, तो ये हम हाउ डज अमूल्या डाई, अमूल्या की मृत्यु कैसे होती है, इस क्वेश्चन को आप पूरा लिखेंगे। इसकी अमूल्या इज मेन कैरेक्टर्स, जिसको कि अमूल्या इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, एक मेन कैरेक्टर के रूप में इसको नहीं जानते हैं, फिर भी जो है ही सिग्निफिकेंस नॉनथलेस एज इंडीड इज द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ के विषय में हम पूरी तरह से समझेंगे। शॉट थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग एंटी स्वदेशी राइट्स, यानी कि द डेथ ऑफ अमूल्या इज डीपली सिंबॉलिक, जो अमूल्या की मृत्यु की बात बताई जा रही है, कि प्रतीकात्मक मृत्यु की बात बताई जा रही है, रहस्यमय ढंग से हुई है मृत्यु इसकी मित्रों। ही वाज यंग एंड नेटिव्स समवन गवर्न बाय हिज इमोशनल अटैचमेंट टू संदीप। तो यहाँ पर देखेंगे कि बट दैट हार्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली। अमूल्या डेथ इज द डेथ ऑफ इनोसेंस के रूप में जानते हैं इसको, कि अमूल्या की जो मृत्यु हुई ये डेथ ऑफ इनोसेंस के रूप में एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु की तरह हुआ है, जो कि किसी के प्रकार का उसका कोई दोष न था, फिर भी उसकी डेथ हुई। तो यह चीज़ हमको दर्शाना है इसमें। इसके पश्चात क्वेश्चन एफ में देखेंगे मित्रों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ आंसू। जो आंसू जयशंकर प्रसाद के लिखा हुआ नावल है मित्रों, इसमें जो है इसका थीम आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार से इसका जो है, तो देखेंगे मित्रों ये जो है थीम आपको बताना है। थीम का मतलब होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य बिंदु है, इसके विषय में आपको बताना होगा। तो आंसू जो है एक पर्सनल पोएम के रूप में लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, इट इज़ एन एलिजी रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, यानी अपनी पहली पत्नी की याद में इन्होंने आंसू को लिखा हुआ था, मेमोरी में, याददाश्त में जयशंकर प्रसाद जी ने मित्रों। ही लव्ड डीपली, जो कि उसको बहुत ही गहराई से, यानी बहुत ही गहनतम प्रेम से प्रेम करते थे उनको, अपनी पत्नी को। ही एक्सप्रेस्ड हिज लव ऑफ हिज डिसीज वाइफ एज वेल एज द ग्रीफ, उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया है, अपने उस मृतक पत्नी के प्रति जो है उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाने का मुख्य लक्ष्य यहाँ पर स्थापित किया है। तो यहाँ पर हम थीम के रूप में यही जानेंगे। इसके पश्चात ये जी नंबर क्वेश्चन आपका है, डिड कबीर हैव ए फैमिली लाइफ एज वेल, यानी कि क्या कबीर के पास कोई पारिवारिक जीवन था या नहीं, इसको हमें साथ साथ पारिवारिक जीवन जीते थे कबीरदास जी, इनके विषय में हमको लिखना है मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर कि कबीर का पारिवारिक जीवन था उनके जीवन के साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू लीजेंड, माने कथानक के अनुसार मित्रों, कबीरदास मैरिड ए लोकल लेडी नेम्ड लोई, एक लोकल लेडी से जो है इनका विवाह हुआ था जिसका नाम लोई था। हैड 2 चिल्ड्रन, जिसके पास 2 बच्चे थे मित्रों, इस तरह से हमको समझना है। जिसका नाम था कमाल एंड कमाली, यानी 2 बच्चे इनसे उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था कमाल और कमाली। आर द नेम्स ऑफ देयर सन, इनके पुत्रों के वो नाम थे मित्रों। एंड डाटर्स, यानी पुत्र और पुत्रियों के नाम थे कमाल और कमाली। कमाली नाम था पुत्री का और कमाल नाम था पुत्र का, रिस्पेक्टिवली, जो सम्माननीय रूप से उनके परिवार के पुत्र पुत्री के रूप में जाने जाते थे। आल्दो सम अदर सोर्सेज से ही मैरिड ट्विस आर नेवर मैरिड एट ऑल, कुछ कथानकों के अनुसार जो है इनको बताया जाता है कि ये अविवाहित थे, इन्होंने शादी ही कभी नहीं किया, या इनकी 2 शादियां हुई, इस तरह से भी बताया जा रहा है इनके बारे में कबीरदास के विषय में मित्रों। तो ये हमें लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन जी के अंतर्गत होगा। अब एच में देखेंगे आप, व्हाई द फ्रायल बाबू, यानी फ्रायल बाबू जो थे, फ्रायल बाबू का एक दुबले पतले शरीर वाले जो फ्रायल बाबू थे, बिकेम बोल्ड, वो एक निर्भीक रूप में हुए। ऑन रीचिंग अमृतसर, जब वो अमृतसर पहुंच गए तब वो एक बोल्ड रूप में हो गए, एक निर्भीक रूप में हो गए, जिसका व्यंग्य किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि, तो यहाँ पर समझते चले मित्रों कि जो फ्रायल बाबू थे, जो दुबले पतले बाबू थे, जिनका व्यंग्य जो है पठानों के द्वारा किया जा रहा था, वो जो अमृतसर पहुँचते हैं तो
बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड का मतलब एकदम से निर्भीक और निडर हो जाते हैं, इनके अंदर साहस भर जाता है। ऑन रीचिंग अमृतसर, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, अपने गृह जनपद में, गृह निवास पर पहुंच जाते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो प्रतिशोध की भावना के साथ उसके समक्ष आते हैं। मित्रों, ये पूरी स्टोरी यदि आपने पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जिसकी समरी मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में दे रखा हूँ। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन आई देखेंगे, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ कन्यादान, यानी कन्यादान का महत्व क्या है? इस कन्यादान के महत्व को हमें बताना है मित्रों। तो कन्यादान हमको ये बताता है कि इसका इम्पोर्टेंस जो फीचर मिल रहा है ये है कि हमें अपनी पुत्री का विवाह ऐसे संबंधों के साथ करना चाहिए जो हमारे लिए उचित हों। हमें ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी ऐसे संबंध को स्थापित करने पर बल नहीं देना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन असंतुष्टता में पूर्ण रूप से बीते। मित्रों, तो ये पूरे एक सेटिस्फेक्शन को बताता है कि कन्यादान हमको ये बताता है कि एक जीवन जो होता है वो जीवन पति पत्नी का किस तरह से सामंजस्य बैठ पाता है, किस तरह से पारिवारिक दायित्व क्या होता है उसके साथ वो कैसे निर्वाह करते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझना होगा इसके अंदर मित्रों। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कन्यादान। तो इसमें हिंदू जो कल्चर होता है, हिंदू कल्चर इज रिच इन मैथोलॉजी एंड रिलीजन। जो हिंदू संस्कृति है वो पूरी तरह से अपने धार्मिकता और से ओतप्रोत है, धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत है मित्रों। दिस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस हाउ दियर कस्टम्स एंड सेलिब्रेशंस आर डन। किस तरह से उनके रीति रिवाज हैं, किस तरह से उनको किसी कार्य को संपन्न करना है, उनके बारे में वो पूर्णतया जो है हमेशा से जुड़े रहे हैं, प्रभावित रहे हैं। ये वेडिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन इन हिंदू कल्चर। यानी हिंदू संस्कृति में जो वेडिंग होती है, जो विवाह होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चर को निभाता है, संस्कृति को निभाता है। ये हिंदू वेडिंग ट्रायल दैट कैरीज ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस बैकग्राउंड इज दैट कन्यादान। इसमें जो कन्यादान है, कन्यादान नामक जो आपका ये नॉवेल है, इसमें जो है कि धार्मिकता से युक्त महत्व को जो है उसके पृष्ठभूमि में बताया गया है कि धार्मिकता से युक्त धार्मिकता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इसके विषय में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, यानी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान मीनिंग इन हिंदी, कन्यादान का जो मतलब है हिंदी में, इज टू मेक ए डोनेशन आर ए दान, जो कि एक कन्यादान को एक डोनेशन के रूप में जानते हैं, एक दान के रूप में जानते हैं मित्रों। टू रिसीव सेलिब्रेशन, जिसको कि हम प्राप्त करते हैं एक दास्ता के रूप में। दिस कुड बी डन इन द फॉर्म ऑफ ए गौदान आर काऊ एंड ए कन्यादान। जिस तरह से हमें गौदान करते हैं, गऊ का दान करते हैं, उसी तरह से हम कन्यादान को भी इस संस्कृति के अंतर्गत, अपने धर्म के अंतर्गत करते हैं मित्रों। व्हेयर कन्या सिग्निफाइज ए गर्ल आर ए वर्जिन, जहाँ पर एक जो कन्या होती है वो एक प्रतीक होती है, एक महत्व को प्रदान करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दान के रूप में मित्रों। इन द केस ऑफ वेडिंग, यानी कि विवाह के समय में, इट इज़ द पेरेंट्स ऑफ द बर्डी, यानी कि जो दूल्हे के जो, यानी दुल्हन के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, दैट हैव टू स्टैंड हिज डोनेशन विद देयर डॉटर एज द कन्यादान। वो कन्यादान के समय में कुछ ना कुछ डोनेशंस के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं मित्रों। आपने जाना है, इसको समझते भी हैं कि दहेज के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं, एक दान के साथ में, कन्या के साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणाएँ भी देते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, द कन्यादान मीनिंग इज ऑल अबाउट पेरेंट्स हैविंग टू गिव अवे दियर डाटर्स एज ए फॉर्म ऑफ गिफ्ट इन द ग्रूम। यानी दूल्हे को जो कुछ भी उनके पास होता है, उस चीज़, वस्तुओं को, उन सामग्रियों को, उस धन को जो है वो एक दूल्हे को एक निमित्त के रूप में प्रदान करते हैं मित्रों, जो कुछ उनके पास होता है। दिस इज़ वन रिट्यूल दैट इन ओवर ड्राइवन बाई इमेंस इमोशनल वैल्यू, जिसका एक जो है एक इमोशनल वैल्यू होता है, एक मानवीयकरण, मनो वैल्यू महत्व होता है, जिसको हम समझते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से मित्रों। वैल्यू इज ए फादर हैज़ टू लेट गो
टू द मोस्ट प्रेशियस थिंग नोन टू हिम दैट टू हिज डाटर, जो सबसे कीमती सबसे कीमती रूप में होती है उसकी पुत्री, जिसको प्रदान करता है, उसके साथ में वो कुछ ना कुछ दान के रूप में भी देता है। तो ये जो है आपका इसका सिग्निफिकेंस होगा, जिसका महत्व होगा इस कन्यादान का, इन सब सारी चीज़ों को आपको लिखना होगा मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन ये देखेंगे मित्रों, ये नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द सावित्रीज रोल इन द प्ले। आधे अधूरे, यानी नाटक आधे अधूरे में सावित्री का क्या रोल रहा है, इसे हमको बताना है मित्रों। पूरी इस आधे अधूरे जो आपका नॉवेल है, इसमें जो है सावित्री का रोल जो था, एक कैरेक्टर ऑफ सावित्री सीन बाय सम क्रिटिक्स, एक अच्छे चरित्र के रूप में, एक आलोचनात्मक तथ्य के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं मित्रों। तो इस पर जो है सावित्री के जीवन के बारे में एक कथानक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ये जो है व्हाट आर दी सावित्री का जो रोल था, इसमें जो भूमिका थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्ले में। इस प्ले की समरी को पूरी तरह से हम समझेंगे, सारी चीज़ें हमको पता हो जाएंगी। अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पश्चात जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन बी है, ये आपको इसमें ये भी समझना है। तो सेक्शन ए में कुल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में आपको पूरे ही क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, जिसमें कि आपको कंपलसरी रूप में 10 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 20 अंक के आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिनको कि 50 वर्ड में लिखना है। हर एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में लिखना होगा। अब हम सेक्शन बी देख रहे हैं मित्रों। सेक्शन बी आपका ये 35 क्वेश्चंस अंक का होगा पूरा जो है, जिसमें कि 7 क्वेश्चन करने होंगे। ये 5 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। इसको हमको 200 वर्ड्स में लिखना है मित्रों। इसको हमें ध्यान रखना है कि 200 वर्ड्स से कम ना हो हमारा जो क्वेश्चन हो। तो ये पूरी तरह से आपको समझ करके लिखना है, 200 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में होगा आपका। तो हम बताते चलें, इसमें देखेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में ये जो एक क्वेश्चन है पहला, आप देखेंगे जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल ऑफ होम एंड द वर्ड, यानी कि होम एंड द वर्ड की जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इसके महत्व के विषय में आपको बताना है कि होम एंड द वर्ड्स के से मतलब क्या होता है। पूरी तरह से आपको 200 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। इसके पश्चात जो बी होगा आपका दूसरा क्वेश्चन, हाउ हैज़ अमृता प्रीतम पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ पूरोज, यानी पूरो के चरित्र के बारे में अमृता प्रीतम ने क्या बताया है, कैसे उसको जो है पोर्ट्रेट किया है, अब आगे बढ़ाया है किस रूप में। तो ये हमें लिखना होगा। ये भी आपका 200 वर्ड्स में लिखा जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन सी आप देखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर एन टैगोर, यानी आर एन टैगोर पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है मित्रों। आर एन टैगोर जो कि एक राइटर के रूप में हैं, जिनको हम पूरी तरह से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके विषय में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, जो कि 200 वर्ड्स से कम ना होगा। अब हम इसके पश्चात क्वेश्चन डी देखेंगे, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ सॉन्ग ऑफ कबीर दास, यानी कबीर दास की जो पंक्तियां हैं, कबीर दास के जो दोहे हैं, वो हमें क्या संदेश प्रदान करते हैं। एक्सप्लेन बाय टैगोर, जो कि टैगोर के द्वारा अनुवादित किया गया है मित्रों। ये उसके संदेश को हमको बताना है, मैसेज को बताना है कि कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर दास ऑलवेज वांट टू एक्सप्रेस अबाउट द वर्ड्स फीचर्स, अबाउट द पोजीशन ऑफ द मैन इन द वर्ड्स, यानी कि स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, मनुष्यों के जीवन के बारे में इन्होंने जो है बताने का प्रयास किया है। एंड ही ऑलवेज अनाउंस्ड अबाउट द रियल वर्शिप
ऑफ गॉड, यानी गॉड के विषय में, रियल वर्शिप क्या होती है उसके विषय में इन्होंने बताया। आध्यात्मिकता की ओर उन्होंने विशेष रूप से अपनी बात को कहना प्रारंभ किया है मित्रों, कि जो भी चीज़ें बताई हैं वो उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार बताया है, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो हम कबीरदास के ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें प्राप्त जानकारी हो जाती हैं। इन्होंने लौकिकता को, भौतिकवादिता को अलग करके आध्यात्मिकता की ओर जो है अपने दोहों के माध्यम से लोगों को कुछ शिक्षा उपदेश देने का प्रयास किया है मित्रों। तो ये हमें जानना है। इसके पश्चात ये अगला जो क्वेश्चन आपका है मित्रों, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कन्वर्सेशन एमंग द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, यानी कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत मित्रों, एमंग द पैसेंजर्स यात्रियों के बीच में, इन द कंपार्टमेंट यानी कि उस डिब्बे में बैठे हुए, ये अमृतसर आ गया उसी नॉवेल का है। तो जिसमें जो है जो आपस में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो बातचीत हो रही थी यात्रियों के बैठने के समय में, उस चीज़ को आपको बताना है यहाँ पर मित्रों। तो ये पूरी तरह से आपका ये भी 200 वर्ड्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन आपका है इसमें है महाश्वेता देवी एज ए नॉवेलिस्ट, यानी महाश्वेता देवी एक उपन्यासकार के रूप में हैं, इसको हमें बताना है। महाश्वेता देवी के विषय में आपको लिखना है मित्रों कि एक उपन्यासकार के रूप में जानी जाती हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन जी देखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सावित्रीज ट्रू फीलिंग, यानी सावित्री के सच्चे अनुभव के विषय में, एक सावित्री के सच्चे सोच के विषय में आपको यहाँ बताना है। एक नोट लिखना है कि सावित्री का सोच क्या था, सावित्री क्या चाहती थी, उसके उद्देश्य के विषय में आपको यहाँ पर लिखना होगा मित्रों। इसके पश्चात जो है अब आप सी सेक्शन देखेंगे। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा मित्रों, जो कि 500 वर्ड्स में लिखे जाने होंगे, यानी 500 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, यानी 2 क्वेश्चन आपको करना होगा जो कि 10 मार्क्स से होंगे। तो 20 मार्क्स आपको सी सेक्शन में मिलेगा मित्रों। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना होगा। तो हम बताते चलें कि क्वेश्चन ए जो आपका है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के इतिहास के विषय में, अनुवाद के इतिहास के विषय में वर्णन करना है आपको, ये आपको लिखना होगा मित्रों। इसके पश्चात जो है बी में आपको द होम एंड द वर्ल्ड इज ए स्टोरी ऑफ एन एक्सप्लोसिव पर्सनल इनकाउंटर, एक जो है व्यक्तिगत इनकाउंटर्स के रूप में ये होम एंड द वर्ल्ड जो कहानी है ये मिल रही है आपको, इसको एक्सप्लोसिव पर्सनल इनकाउंटर्स के रूप में आपको लिखना है। तो ये इनकाउंटर्स स्टीव्ड इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय के अनुसार, इसको कमेंट के रूप में आपको देना है। इस पर जो है अपनी बात को रखते हुए बताना है कि द होम एंड द वर्ड्स जो है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम एंड द वर्ड्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ पर्सन इन एनी टाइम्स इन एनी पीरियड्स। तो किसी भी समय में जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निभाता है द होम एंड द वर्ड्स जो स्टोरी है इसकी मित्रों। तो इसको हम पूरी तरह से लिखेंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे और एक कमेंट के रूप में इसमें तार्किक बातें भी आपको देनी होंगी। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये सी नंबर क्वेश्चन में, पिंजर ए मूविंग टेल ऑफ रिवेंज एंड रिजलाइंस। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रतिशोध की भावना छुपी हुई है किसमें, पिंजर। जो पिंजर आपका जो ये नावल है इसमें जो है एक रिवेंज छुपा हुआ है, एक प्रतिशोध छुपा हुआ है। इसको हमें पूरी तरह से एक स्टोरी जो हम पढ़ने को मिल रही है, जो कहानी पढ़ने को मिल रही है, इस चीज़ को एक स्टोरी के रूप में हमको पूरी तरह से मित्रों इसको लिख देना होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर डी जो आपका है, डिस्कशन ऑन द टेक्स्ट द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, यानी ट्रेन अमृतसर पहुंच गई है,
इस पर जो है आपको डिस्कशन ऑन द टेक्स्ट, जो आपके बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो स्टोरी बताई गई है, उस स्टोरी को ही आपको पूरी तरह से इसमें लिखना होगा। द ट्रेन है रीच अमृतसर, यानी चलते चलते ट्रेन जो कहाँ पहुँच गई, अमृतसर पहुँच गई। तो व्हाट वी आर डूइंग इन द कंपार्टमेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन से डिस्कशन किस बात पर चर्चाएं हो रही थी उस कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है। वहाँ के पूरे दृश्य को आपको बताते हुए चलना है मित्रों, कि जो पठान थे वहाँ पर उपस्थित लोग जो थे, जो फ्रायल बाबू थे, उनके बीच में क्या वाद विवाद हो रहा था, क्या बातें चल रही थी, एक दूसरे यात्री के प्रति प्रतिशोध की भावना फ्रायल बाबू ने क्या दर्शाया था। एक पठान जो कि कंपार्टमेंट में चढ़ना चाहता था, उसको आप फ्रायल बाबू ने क्यों उसकी पिटाई कर दी थी, उसको मार दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसमें लिखना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने समरी को एक्सप्लेन करके पूरी तरह से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और के रूप में आपको दे रखा हूँ। पूरी तरह से आप इसको पढ़ करके कंप्लीट रूप से परीक्षा में बैठेंगे मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि आज चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको आपके अनुसार वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।